बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो नहीं, जवाब अच्छा नहीं आया इस्लाम का। माशाल्लाह गुड। एनी जी, अब हम जो है बेसिकली ओरिएंटेशन कंप्लीट कर चुके हैं। हमने बुक रीडिंग स्ट्रेटजी को डिस्कस किया था और उसमें हमने कुछ 2-3 टॉपिक्स को रीड आउट भी किया। यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी हैं, किस चीज़ को इग्नोर करना है, उसके बारे में हमने डिस्कशन की। अभी हम जो अभी हम सब रीडिंग ही करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है सब 6-7 दिन के अंदर जो हमने कॉन्सेप्ट बिल्डअप किए हैं, अब हम उसको देखते हैं कि जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप किए थे वो हमारे बुक के ऊपर कहाँ कहाँ पे लिखे हुए हैं। मैं उनकी मार्किंग करवा देता हूँ, तो जो चीज़ें रह जाएंगी वो मैं आपको बता दूंगा कि ये भाई हमारी चीज़ें रहती हैं। तो पैरेलल हम चैप्टर 1 और 2 इकट्ठा साथ लेके चाह रहे होंगे, तो हो सके हम कुछ पढ़ने के बाद चैप्टर 2 के ऊपर टॉपिक पे जंप इन कर लें। लेकिन मैं आपको पहले बता दूंगा कि कल हम चैप्टर 2 का टॉपिक पढ़ेंगे या चैप्टर 1 का टॉपिक पढ़ेंगे और उसमें लर्निंग आउटकम हमारा क्या होगा। इस तरह से हम अश्योरेंस की बात कर रहे थे। अश्योरेंस के ऊपर हमने डिस्कशन को स्टार्ट किया था, इसकी हमने कुछ रीडिंग भी की थी। लेवल ऑफ अश्योरेंस में हमने डेफिनेशंस को भी क्लास में डिस्कस किया था। तो इसको पढ़ने के बाद अगर आपने घर जाके पढ़ा हो तो इसमें किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? चीज़ें समझ आ गई थी आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? फिर दोबारा पूछो, कोई प्रॉब्लम जहाँ तक तो नहीं है, आगे चल सकते हैं फिर। और ये अश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय द रिव्यू, ये भी समझ आ गया था या अभी नहीं पढ़ा आप लोगों ने? पढ़ा, चलो इसको एक दफ़ा रीड आउट करते हैं। अश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय रिव्यू। रिव्यू कौन सी अश्योरेंस होती है जी? लिमिटेड अश्योरेंस होती है। और दूसरा नाम क्या होता है इसका? पॉजिटिव फॉर्म ऑफ अश्योरेंस, नेगेटिव फॉर्म ऑफ अश्योरेंस। प्रोसीजर क्या होते हैं, ज्यादा या कम? कौन से प्रोसीजर होते हैं? कम प्रोसीजर होते हैं। ज्यादा प्रोसीजर क्यों नहीं होते? वो तो उसमें भी सैंपल बेस पे काम कर रहे होते हैं। ऑडिट में ज्यादा होता है, क्यों ज्यादा होते हैं? ऑडिट में हम पहले मतलब प्लानिंग करके सारी वर्किंग करते हैं, तो रिव्यू में से रिव्यू कर रहे थे जो पहले वर्किंग की। बस ठीक है, तो ये नहीं कहें रिव्यू में ज्यादा प्रोसीजर हमारे नहीं होते। A review is in contrast to reasonable level of assurance provided an audit. A review into an aspect of the financial statement would provide only a moderate level of assurance. Moderate से मुराद क्या है? यानी कि आप उसमें क्या कहते हैं? Reasonable. फॉर एग्जाम्पल के अगर ये टोटल एक साइलो है या एक बिल्डिंग है, इसकी हाइट है, रीजनेबल में शायद हम यहाँ पे आ रहे होंगे, लिमिटेड में हम कहाँ पे आ रहे होंगे? यहाँ पे। तो एब्सोल्यूट, अब ये एब्सोल्यूट, ये क्या है? रीजनेबल। ये क्या है? लिमिटेड। तो हम क्या है यहाँ पे? लिमिटेड लेवल ऑफ अश्योरेंस, यानी मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और दूसरी बात यह किस फॉर्म के अंदर? नेगेटिव फॉर्म के अंदर अश्योरेंस दे रहे होते हैं। नेगेटिव अश्योरेंस इज एन ओपिनियन दैट नथिंग इज ऑब्वियसली रॉन्ग, इन अदर वर्ड नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन। मैंने क्या कहा था? 2 दफा क्या यूज करते हैं इसमें? नेगेट यूज करते हैं। Nothing has come to our attention that cause us to believe these financial statements do not present true and fair view. तो यहाँ पे अगर मैं इसकी वर्डिंग यहाँ पे शायद दी हो, इन्होंने पहले तो दी भी थी, हाँ, that information is misstated, तो उसने यहाँ पे स्टेटमेंट का वर्ड यूज कर लिया, तो आ जाके दोनों दफा नेगेटिव फॉर्म में ही गया है। A review does not provide the same amount of assurance as an audit. ऑडिट वाली assurance तो नहीं है। ऑडिट में कौन सी होती है? ऑडिट में कौन सी होती है? रीजनेबल। An external audit provide positive assurance that in opinion of the auditor, the financial statement do present fairly the financial position and the performance of the company. वहां पे हम क्या कहते हैं? Financial statement present true and fair view. यहाँ पे हम क्या कहते हैं? Nothing has come to our attention that cause us to believe these financial statement do not present true and fair view. अब देखिए, ये मैंने आपको फिर आपके पेपर पे एग्जांपल दी थी कि पेपर में जब पेपर आपका पहली दफा चेक होता है तो वहां पे मॉडरेट लेवल नहीं होता बल्कि रीजनेबल लेवल होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम चेक हो रहा होता है, उसमें डिटेल प्रोसीजर्स लग रहे होते हैं। लेकिन खुदा न खास्ता अगर आपका पेपर फेल हो जाए तो फिर उस केस में जब आप रिव्यू के लिए अप्लाई करते हैं तो वर्ड क्या है? रिव्यू। तो रिव्यू के अंदर क्या होगा? क्या उस सेम एक्सटेंट के साथ पेपर चेक होगा? नहीं, बल्कि रीजनेबल से कम लेवल पे जाके मॉडरेट लेवल के ऊपर आपके पेपर की गलतियां आइडेंटिफाई की जा रही होंगी। प्रोसीजर्स वो नहीं होंगे जो हम मेन पेपर को चेक करते वक्त अप्लाई करते थे। The high level of assurance provided by an audit will enhance the credibility provided by the assurance process, but the audit work is likely to be more time consuming than a review and costlier than a review. यानी कि उसमें आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा आ रही होगी और टाइम भी ज़्यादा लग रहा होगा।
आगे है जी एलिमेंट ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। अब आप लोग बताएंगे एलिमेंट ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होते हैं। ये अगर हम ऑडिट करें और उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत ट्रू एंड फेयर ना रिव्यू देंगे तो हम उसकी जो स्टेटमेंट होगी वो ये लिखेंगे ना कि ट्रू एंड फेयर नहीं देते। हाँ बिल्कुल सही, नहीं लिखेंगे, पॉजिटिव एश्योरेंस होगी नेगेटिव होगी। नहीं दोनों केस में लिख सकते हैं हम। उसमें अगर फादर रिव्यू कर रहे थे आप, रिव्यू के दौरान कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप कहेंगे कि बेस्ड ऑन आवर प्रोसीजर परफॉर्म वही, वहां पे हम क्या वर्ड यूज कहते हैं, नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन। हम कहेंगे यस एक्सेप्ट फॉर द मैटर एज डिस्क्राइब्ड इन दिस पैराग्राफ ऑल अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है, बात यह है कि उसमें वर्डिंग चेंज हो जाती है। ये आपने बात की, आगे जाके पढ़नी, यहाँ पे भी बात करेंगे तो आधे बच्चों को समझ नहीं आनी। तो जितना भी है इतना बस फोकस करें, बाकी इसको आगे जाके देखेंगे इंशाल्लाह चैप्टर के अंदर। एलिमेंट से मुराद क्या होता है जी, मतलब क्या चीजों का कंप्लीमेंट्स कंपल्सरी होना जरूरी है। ऑडिट करना हो, ऑडिट करने के लिए क्या जरूरी है सबसे पहले, किसका, ऑडिटर का होना जरूरी है। और किसका होना जरूरी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। और किस चीज का, मैनेजमेंट का। और किस, एविडेंस का। और वेरी गुड, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का। और ये हमारी ओपिनियन। ये बात समझ आई आपको, किस बच्चे को समझ नहीं आई, नहीं है। आज फर्स्ट क्लास आपकी, पहले 6 लेक्चर्स आपने नहीं लिए, सुने भी नहीं है जी। ओरिएंटेशन के 6 लेक्चर्स आपने सुने या नहीं सुने, एक भी नहीं सुना, ये मसला है। और किस बच्चे को नहीं समझ आई, आ गई है मिस, आपको समझ आई है, आपको, आपकी फर्स्ट क्लास आज, पहले 6 लेक्चर्स नहीं सुने आपने, सुने तो उसमें ये बातें कुछ छुई हुई हैं, तो परेशान नहीं फिर आपने होना। अभी आप 2-3 दिन लगा के, दो दिन लगा के आप 3-3 लेक्चर्स करके सुन लें। वो बार बार एक ही बातें रिपीट हो रही हैं, उसमें मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, तो वो आप उसको सुन लेंगी तो फिर आगे चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको बिल्डअप होना शुरू हो जाएंगी। तो जनाब, तो एक बंदा छोड़ गए आप जिसका नाम शेयर होल्डर होता है, किसको ओपिनियन देते हैं, अब शेयर होल्डर का नाम ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, शेयर होल्डर, ऑडिटर और मैनेजमेंट, ये 3 पार्टी रिलेशनशिप। अब याद करें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन बनाता है, कौन किसको प्रेजेंट करता है, किस तरीके से होती हैं, तो वो आपका एक पूरा प्रोसेस है, उसमें 3 पार्टी का रिलेशनशिप होता है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है आपका, वो सब्जेक्ट मैटर है जिसके ऊपर आपने क्या करना है, जिसके ऊपर आपने ओपिनियन देनी है। अब जरा यहां पे इसकी रीडिंग करें जी। कहते हैं इंश्योरेंस एंगेजमेंट परफॉर्म बाय प्रैक्टिशनर विल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 5 एलिमेंट्स। सबसे पहले क्या जी, 3 पार्टी रिलेशनशिप। प्रैक्टिशनर कौन है, ऑडिटर। रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है, और इंटेंडेड यूजर कौन है। तो ये क्या है, ये 3 पार्टी आपका रिलेशनशिप आ गया। आगे इसमें पढ़ने की जरूरत है फर्दर, समझ आ गई है ना बात की, यहां तक आगे समझ। सब्जेक्ट मैटर क्या होगा जी, आप एक मिनट, सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सूटेबल क्राइटेरिया क्या होगा, एक मिनट, सूटेबल क्राइटेरिया क्या होगा, कौन कौन से स्टैंडर्ड अप्लाई होंगे, आपने किस फ्रेमवर्क के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना है, इसके बारे में, इसको कहते हैं एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन अभी करेंगे, आज की क्लास में ये होता है, कल क्लास में। एविडेंस क्या होता है जी, एक मिनट, हाँ जी आप बताओ एविडेंस क्या होता है। एविडेंस क्या है, यू आर प्रेजेंट इन क्लास, दिस इज एविडेंस ऑफ योर अटेंडेंस। यही एविडेंस है ना कि आप क्लास में प्रेजेंट हैं, आप फिजिकली मौजूद हैं, ये किस चीज का एविडेंस है, अटेंडेंस का एविडेंस है। इस तरह से ऑडिट के अंदर एविडेंस किस चीज का होगा, काम किस चीज पे कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो काम कर रहे हैं उसके बैक एंड पे क्या होगा, एविडेंस क्या है, वो वर्किंग, वो इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, मिस आपने वैसे आपने जवाब देना है। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी कहती है कि मेरे पास 100 किलो का जो है वो मटेरियल पड़ा हुआ है, 100 kg का, अब आप इसको किस तरह से चेक करेंगे कि वाकई 100 kg कंपनी के पास है या नहीं है,
सोचने थोड़ा सा, कोई बात नहीं भी समझ आएगी तो कोई मसला नहीं है, थोड़ा सोच के आपने जवाब देना है। मैं कहता हूं मेरे पास 3 मार्कर्स हैं, आप किस तरह से वेरीफाई करेंगे मेरे पास 3 मार्कर हैं या नहीं है? देखिए मैंने भी कह दिया मेरे पास 3 मार्कर हैं, चेक किस तरह से करेंगे? कहेंगे आप शो करें, दिखाएं। अब मैंने कितने कहे मार्कर आपको? मेरे पास कितने पड़े हैं? 5। इसका मतलब क्या है कि आप, मैंने एक बात की, उस बात को आप वैसे ही रिलाई नहीं करेंगे, आप उसके ऊपर क्या लेंगे? एविडेंस। एविडेंस किस चीज के बारे में? कि ये क्या वाकई मार्कर 3 एग्जिस्ट करते हैं या 5 एग्जिस्ट करते हैं। अब मैंने आपको स्टेटमेंट दिया मेरे पास 10 मार्कर है, आप कहेंगे ठीक है, हमें आप फिजिकल चेक करवा दें, काउंट करा दें। मैंने आपको काउंट करे 5 निकले। अब एविडेंस क्या निकला है कि भाई मेरे पास 5 मार्कर्स हैं। मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितने मार्कर रिकॉर्डेड हैं? बोले कितने रिकॉर्डेड हैं? 10 रिकॉर्डेड हैं। मेरे पास एक्चुअली कितने हैं? तो बाकी 5 का मुझे क्या करना चाहिए? आज और कौन नया बच्चा है क्लास में? हाँ भाई, बाकी 5 मार्कर्स को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मिसस्टेटमेंट है, उसको कम करना है। कम करना है तो अकाउंटिंग एंट्री क्या पास करेंगे? मिस आप बताएं। देखिए मैंने कहा कि मेरे पास 10 मार्कर हैं और मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 10 मार्कर ही अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किए हुए हैं। आपने फिजिकल विजिट किया, पता चला कि 5 मार्कर्स हैं, तो मेरे पास जो इन्वेंट्री ऑफ मार्कर है वो ओवरस्टेटेड है या अंडरस्टेटेड है? ओवरस्टेटेड है। अब मैंने 5 मार्कर्स को क्या करना है? बुक्स में से निकलवाना है। तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? इन्वेंट्री और डेबिट क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा ना। आप जाहिर बात है मैंने अपना एक्सपेंस अंडरस्टेट किया हुआ है। अब मैंने ये एंट्री करवानी है तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या प्रेजेंट करेंगे? ट्रू एंड फेयर व्यू। ये बात समझ आई आपको या नहीं समझ आई? मैनेजमेंट कहती है कि मेरे ये मार्कर बड़ी, बेटा अब एग्जांपल्स को अच्छे तरीके से सुन लें क्योंकि एविडेंस और आगे जो फिर डिस्कशन है उसमें हेल्प आउट करेंगे आपको चीजें। मैनेजमेंट कहती है कि ये मार्कर्स मैंने बनाए हैं, ये एक मार्कर 200 रुपए का है। एक मार्कर कितने का जी? 200 रुपए की इसके ऊपर कॉस्ट है। अब आप किस तरह चेक करेंगे कि वाकई ये बुक्स में 200 रुपए पे आना चाहिए या कम पे आना चाहिए? कॉस्ट इसकी कितनी है आप बताएं? कॉस्ट कितनी है इसकी? 200 है। आपसे पूछ रहा हूं, आपसे कॉस्ट कितनी है? 200 है। अब आप, मैंने बुक्स में कितने पे रिकॉर्ड किया हुआ इसको? 200 के हिसाब से। मेरे पास कितने मार्कर हैं? 5। कितने के हो गए? 1000 के। अब आपके लिए क्या रिस्क है? यहां पे प्रॉब्लम क्या हो सकती है? इतने के हैं कि नहीं? कॉस्ट तो मेरी 200 ही है तो इतनी की। अब यहां पे IS2 क्या कहता है? IS2 क्या कहता है? इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड होनी चाहिए? NRV के लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। ये इसके क्या है? तो इसका मतलब क्या है? इसको हम किससे कंपेयर करेंगे? तो व्हाट इज NRV? देखिए मैं जिस बच्चे से पूछूंगा उससे बताना है। सॉरी मिस आप बताएं, व्हाट इज NRV? किस तरह से कैलकुलेट होती है? इसको छोड़ देते हैं जी। क्या फार्मूला बोला आपने? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट। अब देखें, अब आपने बताना है ये सेलिंग प्राइस कहां से आएगी? मार्केट से आएगी। वेरी गुड। अब आप इसके लिए फिर कॉस्ट टू सेल कहां से आएगी? आप देखें कॉस्ट टू सेल कहां से आएगी? देखें ना, अगर आपने NRV की कैलकुलेशन करनी है तो यू शुड हैव द 3 कंपोनेंट्स। वन इज सेलिंग प्राइस, सेकंड इज कॉस्ट टू सेल एंड थर्ड इज कॉस्ट टू कंप्लीट। सो आप सिर्फ इतना बता दें ये कॉस्ट टू सेल कहां से आएगी जी। मैं साहब बताएं, मार्केट से क्यों पूछेंगे? सेल मैंने करनी है या मार्केट ने करनी है? मार्केट से तो सेलिंग प्राइस आती है क्योंकि वहां पे डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट चल रहा होता है, लेकिन जो कॉस्ट टू सेल है ये कहां से आएगी? देखें 2 चीजें हो सकती हैं। अगर फॉर एग्जांपल पूरे साल में, अगर फुल ईयर में मैंने
सेलिंग कॉस्ट टोटल जो मेरी इनकर हुई है वो ये 10 मिलियन की। सेलिंग कॉस्ट कितनी इनकर हुई है? 10 मिलियन की। और टोटल यूनिट सोल्ड हुए हैं आपके 1000, या आप इसको 1000 ना करें, आप 100,000 कर लें, 1 लाख यूनिट सेल हुए हैं। अगर आपको पर यूनिट सेल कॉस्ट चाहिए तो कितनी होगी? 100 रुपीज। ये बात समझ आई आपको या नहीं आई? मैंने क्या किया, 10 मिलियन डिवाइडेड बाय 100,000। तो एक यूनिट को सेल करने के लिए मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कितनी कॉस्ट इनकर हुई है? 100 रुपीज की कॉस्ट इनकर हुई है। अब 100 रुपीज क्या है? कॉस्ट टू सेल। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी सेलिंग प्राइस में से विच इज 200 माइनस 100। और अगर ये तीसरी बात क्या है, कॉस्ट टू कंप्लीट। ये कॉस्ट टू कंप्लीट का मतलब क्या है? अगर फर्दर वर्क रिक्वायर्ड है तो फिर उस केस में हमारी फर्दर कॉस्ट कितनी लगेगी। इसका मतलब क्या हुआ? आप मुझे आप लोगों ने एक और चीज बतानी है कि भाई जो एनआरवी होती है, जो एनआरवी होती है, क्या ये सिर्फ फिनिश गुड्स की होती है? क्या ये रॉ मटेरियल की हो सकती है? क्या ये वर्क इन प्रोग्रेस की हो सकती है? बताएं किस सूरत में हो सकती है? जब वो डैमेज हो जाए। जी आप बताएं जी, आपसे पूछूं। देखिए आज में जो बच्चे नए हैं उनको फिर क्लास में थोड़ा सा फेमिलियर करने के लिए, थोड़ा सा उस पेस में इंक्लूड करने के लिए मैं आपसे सवालात कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं आज सवालात नहीं करूंगा आपसे तो आप लोग क्लास में और बैक फुट पे चले जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा? शैटर्ड हो जाएगा। तो इसलिए जो सवालात कर रहा हूं, नहीं आता कोई बात नहीं, आप जवाब दे दें, जितना आता आप उतना जवाब दे दें। सवाल क्या कर रहा हूं मैं कि अगर हम एनआरवी की बात करते हैं, एनआरवी क्या सिर्फ फिनिश गुड की होती है? एनआरवी बाकी आइटम्स की भी हो सकती है, जिसमें रॉ मटेरियल भी हो सकते हैं और वर्क इन प्रोग्रेस भी हो सकते हैं। मेरा दूसरा सवाल ये था कि रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस की जो एनआरवी है वो किन सूरतों में आएगी, वो क्या कंडीशंस होंगी, वो क्या सिचुएशंस होंगी जब हमारी रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोसेस पे क्या हो? एनआरवी आए। वो क्या सिचुएशंस होंगी? डैमेज हो जाए। पहली कंडीशन आपने कहा जी इन दोनों पे जो एनआरवी आ सकती है वो डैमेज की वजह से आ सकती है। और अगर फिनिश गुड की एनआरवी कम ना हो तब ये उसमें अगर जिसना अगर फिनिश और ये डैमेज में तब एनआरवी वाइस वर्सा कर दियो आप। अगर डैमेज नहीं है, रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस डैमेज नहीं है, फिर अगर फिनिश गुड डैमेज नहीं है तो उसकी एनआरवी कम नहीं होगी, तो रॉ मटेरियल में अगर एनआरवी लॉस आ भी रहा होगा नहीं बुक करेंगे। आप क्या सही रहे हो? एक्सप्लेन सही नहीं कर रहे, क्या सही रहे हो? हाँ जी आप बताओ। देखिए मैं अभी ऑडिट तो पढ़ा ही नहीं रहा, मैं तो अभी अकाउंटिंग डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। मैं ये कह रहा हूं रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस पे एनआरवी किन सिचुएशंस में आ सकती है। पहली सिचुएशन ये है कि अगर रॉ मटेरियल या वर्क इन प्रोग्रेस डैमेज हो गया है तो फिर उसके ऊपर क्या आएगी? एनआरवी आएगी। यहां पे एक और कंडीशन भी, आप बताओ। डैमेज के अलावा भी आ सकती है, लाजमी तो नहीं है। किसके सेल प्राइस? रॉ मटेरियल मैंने को क्या सेल करने के लिए लिया है? और दो तो मैंने डैमेज आउट ऑफ डेट वो कह दिया ना, ऑब्सलीट कर दिया। डैमेज ऑब्लिक ऑब्सलीट कर लो। वेरी गुड, आपने इसको रिवर्स बात कर रहे थे। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर मेरी फिनिश गुड में क्या है? एनआरवी, यानी फिनिश गुड की जो कॉस्ट है वो 100 और जो उसकी एनआरवी है वो कितनी है? 80। तो 20 का क्या हो गया? एनआरवी लॉस हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है वो, और जो वर्क इन प्रोसेस पड़ा है वो, उसके अंदर भी क्या है? एक एनआरवी की कॉस्ट इंक्लूडेड है। अब उस एनआरवी की कॉस्ट को इंक्लूड करने के लिए क्या हम करते हैं? उसके लिए हम कॉस्ट टू कंप्लीट माइनस करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं अगर मेरी जो वर्क प्रोसेस कॉस्टिंग आपने पढ़ी होगी, पढ़ी है प्रोसेस कॉस्टिंग। फॉर एग्जांपल कि मेरी अगर जो है वो कोई प्रोडक्ट है वो 80% कंप्लीट है विद रिस्पेक्ट टू रॉ मटेरियल और 40% कंप्लीट है विद रिस्पेक्ट टू ओवरहेड्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा 20% के फर्दर क्या लगनी है? रॉ मटेरियल, और 60% के क्या लगने हैं फर्दर? ओवरहेड्स। तो मेरी जो आज के दिन पे जो कॉस्ट है, कॉस्ट एट टुडे, आज के दिन पे जो कॉस्ट है प्लस 20% रॉ मटेरियल प्लस 60% ओवरहेड। तो ये जो मैंने यहां पे 20%
और 60% लिया है, ये क्या है? ये कॉस्ट टू कंप्लीट है, ये कॉस्ट टू कंप्लीट है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दोनों कॉस्ट को आज की कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा, जिससे मेरी क्या बनेगी? टोटल कॉस्ट बनेगी। इस टोटल कॉस्ट को मैं किससे माइनस करूंगा? माइनस सेल प्राइस। तो वहां से क्या निकलेगी? अब यहां पे जो सेल प्राइस है वो ज्यादा होगी जी बेटा, कॉस्ट टू डेट है प्लस फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट है। आप इसको यहां एक कॉस्ट टू डेट को यहां निकाल दो। आप ये देखो, ये दो कॉस्ट टू फर्दर कंप्लीट है। अब फार्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट। तो आप इसको इसमें से माइनस कर लें, छोड़ दो उसको। बात समझ आई आपको? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट टू कंप्लीट माइनस कॉस्ट टू सेल। अब पेपर में सवाल आ सकता है, जब तक अगर सवाल इस का आ जाए टेक्निकल साइड के ऊपर, इन्वेंट्री के ऊपर, तो अब आप इस तरीके से उसको आंसर कर सकते हैं। अब देखिए, मैं साथ आपकी इन्वेंट्री के प्रोसीजर भी साथ साथ चाह रहे हैं। अब ये बात किसी कर रहे हैं? एविडेंस की। अब यहां पे एविडेंस क्या है? कॉस्ट टू कंप्लीट कहां से आएगी? प्रोडक्शन के रिकॉर्ड से आएगी ना, प्रोडक्शन की रिपोर्टों से आएगी। सेल प्राइस कहां से आएगी? मार्केट से आएगी। जो जनरल मार्केट में, फॉर एग्जांपल मेरी अगर ईयर एंड है, ईयर एंड के ऊपर एक प्रोडक्ट 100 रुपए की है, तो बाद में ईयर एंड के बाद पोस्ट ईयर एंड कितने की सेल हुई? 80 की सेल हुई है, 70 की सेल हुई है, 60 की सेल हुई है। तो ये सब्सिक्वेंट सेलिंग प्राइसेस क्या होती हैं? मार्केट की फोर्सेस से ही डिटरमिन्ड हो रही होती हैं। तो जब एविडेंस होता है, इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय प्रैक्टिशनर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन ऑन विच देयर ओपिनियन इज बेस्ड। फॉर एग्जाम्पल 5 मार्कर 10 मार्कर मैंने रिकॉर्ड किए हुए थे, एक्चुअली मेरे पास 5 मार्कर्स थे, तो वो 5 मार्कर्स क्या थे? मैंने राइट ऑफ करने थे। तो मैंने कंक्लूजन किसकी बेस पे लेना था? उस एविडेंस की बेस पे लेना था। देयर मस्ट बी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट रेलिवेंट। ये आपको याद होगा, मैंने जब कल बात की थी तो मैंने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएटनेस की बात की थी कि एविडेंस हमारा सफिशिएंट भी होता है और अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। तो अप्रोप्रिएट में फिर फर्दर हमने रेलिवेंट और रिलायबल की बात की थी। फिर एश्योरेंस की रिपोर्ट है, जो आपकी ऑडिट रिपोर्ट होती है, दैट इज कॉल्ड द रिपोर्ट। इट इज मेन डिलीवरेबल जो हम ओपिनियन अपने दे रहे होते हैं। तो जब हम अपनी रिटर्न फॉर्म के अंदर ओपिनियन देते हैं तो ये 5 एलिमेंट आपके क्या बनाते हैं? ये 5 एलिमेंट आपके क्या बनाते हैं? एश्योरेंस के एलिमेंट। समझ आ गया जी आपको? यहां तक किसी का इतराज? जी नहीं, हम नहीं पास करेंगे, हमने तो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन किया ना। हम मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको ठीक कर लें। अगर मैनेजमेंट ठीक कर लेगी तो ठीक है, नहीं करेगी तो हम ओपिनियन पे उसका इम्पैक्ट ले लेंगे। हम कुछ भी नहीं, हम अपनी असेसमेंट करते हैं, हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, हम उसमें पोस्टिंग खुद कुछ नहीं करते। आगे फिर बेटा ये जो कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है, ये इंशाल्लाह कल क्लास में पढ़ेंगे। इसके ये अब कल क्लास का हमारा मेन एजेंडा यहाँ से शुरू होगा। जो अगर स्टेप 1 को याद करें आप, तो स्टेप 1 के अंदर हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स थी, कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट्स थी। तो जो कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है वो आज कल इंशाल्लाह हम अपनी स्टार्ट करेंगे। वैसे मैं इसको करवाता थोड़ा लेट हूँ, लेकिन क्योंकि आप बच्चे सारे साल सी लॉ पढ़ ही रहे होंगे तो मैं अभी शुरू में करवा दूंगा, कोई इतना इशू नहीं है। अगर सी लॉ कौन बच्चे नहीं पढ़े? अभी पढ़ लिया अब आप लोगों ने? पढ़ना है अभी? जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कितने हैं जी जो सी लॉ पढ़ रहे हैं? ठीक है, कोई इतना इशू नहीं है यार, ये एक सेक्शन ही है, सिर्फ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये अभी हमने इसके बारे में हमने एक ब्रीफ ओवरव्यू लिया हुआ है, ये डिटेल डिस्कस नहीं हुआ। तो जो भी हम इंशाल्लाह प्लान कर लेते हैं क्लास के एंड के ऊपर कि हमने इसको पढ़ना है या किसी और टॉपिक को पढ़ना है। तो ये नीचे कंपनीज एक्ट की सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये चाह रही हैं, ये क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन ये सारी, ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए अभी हम इसको छेड़ भी नहीं रहे। फिर आ गया जी कंपनीज एक्ट में, ये कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है, ये कंपनीज एक्ट में देखेंगे। अच्छा, फिर आईजाज हैं जी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है, ये भी पढ़ना है। ये क्योंकि मैं अभी इसलिए शुरू नहीं करवा रहा क्योंकि अभी मैं शुरू करूंगा ना इसको, तो इसके ऊपर मुझे फिर कम से कम 45 to 50 मिनट्स रिक्वायर्ड है, उसके बाद जाके ये कंप्लीट होगा। फिर दूसरी बात है कि मैंने भी इसका कॉन्सेप्ट आपके जहन में बिल्ड नहीं किया। आपको वैसे IFRS की जो मेकिंग का प्रोसेस है वो पता है कि IFRS किस तरह से बनते हैं? पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा? क्या चीज़? नया IFRS जब आता है तो नया IFRS किस तरह से आता है? नहीं, जब कोई नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है या कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज आता है, उसका प्रोसेस आपको पता है? हाँ हाँ, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। पढ़ा आपने या नहीं पढ़ा हुआ?
फिर रहने दे, फिर मैं इसको करवाऊंगा सेपरेट, छोड़ दें अभी इसको। देखिए मैंने आपको कोई रट्टा तो इंशाल्लाह लगवाना नहीं है। अच्छा आइजा 200, इसके मेरे अपने नोट्स हैं, वो मैं अपने खोल लेता हूँ सारे नोट्स, वही आज उधर से करवा देते हैं। ये देख लें जी, ये जो हेडिंग है आपकी 4.6, हेडिंग नंबर 4.6, इसके ऊपर मैं फ्लो चार्ट आपको दे देता हूँ। हेडिंग नंबर 4.6 पे फ्लो चार्ट देता हूँ। ये सारा कुछ पढ़ लिया है, सिर्फ मैं आपको सिर्फ उस फ्लो चार्ट के ऊपर वो मैपिंग करवा दूंगा इसकी, ठीक है। आइजा 200 इज ऑडिट ऑब्जेक्टिव। ये जितनी बातें अभी हम ऊपर करके हैं सारी इसमें कवर होंगी, ठीक है। इसमें एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी आपका कवर हो जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है? ये तो आपको पता ही है ना। मैनेजमेंट उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किस बेसिस पे बनाती है? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है ये क्या होते हैं? आप में से किसी बच्चे ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी लिस्टेड कंपनी के देखे? उस किस बच्चे ने अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं देखे? और फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी नहीं है कभी? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिर मैं किस तरह पढ़ाऊंगा, ये ऐसा नहीं आएगा। इंटरनेट चलता है यहाँ पे? इंटरनेट चलेगा इसमें? इंटरनेट नहीं। आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं है बेटा। FAR1 FAR2 वैसे ही पढ़ के आ गए यार। चलो मैं भी बता दूं, कल मैं आपको यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा भी दूंगा। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये वो सेट रूल्स होते हैं जिसकी बेसिस के ऊपर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या किया जाता है? बनाया जाता है। अगर आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ओपन करेंगे, किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ओपन करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जाएंगे, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जाएंगे। उस नोट्स के अंदर जो आपका नोट नंबर 2 होगा, प्रोबेबली नोट नंबर 2 ही नॉर्मली होता है, वो होगा स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस। स्टेटमेंट ऑफ ये बातें बड़ी आपने गौर से सुननी है, आपको प्रैक्टिकली भी चीज समझ आ जाएगी और थ्योरेटिकली भी पॉइंट्स ऑफ व्यू से चीजें समझ आ जाएंगी, अदरवाइज आप घूमते फिरते रहेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी कंपनी के ओपन करने हैं, उसमें नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जाना है। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां पे होते हैं जी? कभी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे हैं? मिस नहीं देखे। नोट्स 5वीं स्टेटमेंट है, तो अब आखिर पे यानी कि पहली 4 स्टेटमेंट्स को छोड़ दें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को कवर कर, आगे कर दें, कंप्रिहेंसिव इनकम को आगे कर दें, कैश फ्लो को आगे कर दें, इक्विटी को आगे कर दें, तो उसके बाद नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेडिंग होगी और उसके नीचे नोट्स आपके शुरू हो जाएंगे। अब इसका मतलब क्या है कि मैं एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पढ़ाने से पहले मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड आउट करना तो सिखाऊं ना पहले। तो आप एक काम करें, कोई बच्चा ये नीचे जाए और कमरान को कहे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी कंपनी के डाउनलोड करके ले। फायदा नहीं होना ना वरना इस तरह से। कौन जाएगा? आप चले जाओ, कमरान का पता ना, टीयर रूम में बैठा होगा।
तो जनाब ये जो नोट नंबर 2 होता है, दिस इज फॉर द स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस। ये किस चीज के बारे में बताता है? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के बारे में बताता है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने बनाए हैं इनके बैक एंड पे क्या सोर्स हमने यूज किया है। तो जो स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस होती है ये आगे फर्दर कुछ हिस्सों में डिवाइड होती है। एक आपकी होती हैं कंप्लायंस फ्रेमवर्क्स, एक होते हैं फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। एक क्या है जी? कंप्लायंस फ्रेमवर्क, और दूसरे क्या है? फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। ये पढ़ा हुआ आप लोगों ने? मैं समझ रहा हूं आपने अकाउंटिंग पढ़ी नहीं है, ठीक है, बस छोड़ दें। तो फिर ये पता होना चाहिए ना, एनीओ, ठीक है, छोड़ दो। एक है जी कंप्लायंस फ्रेमवर्क और दूसरा क्या है जी? फेयर प्रेजेंटेशन। वर्ड से मुराद क्या है? कंप्लायंस से मुराद क्या है? कि देयर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स दैट हैज टू बी फॉलोड। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्लायंस में कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। कंप्लायंस में क्या हो सकती हैं? देयर आर सर्टेन लीगल रिक्वायरमेंट्स। और फेयर प्रेजेंटेशन में क्या है? जो बेहतर है उसे adopt मुझे एक चीज बताएं, जो IFRS हैं वो किस बेस पे बनते हैं? IFRS क्या होते हैं? फेयर प्रेजेंटेशन को अचीव करते हैं या कंप्लायंस को अचीव करते हैं? दोनों फेयर प्रेजेंटेशन। IFRS हमेशा फेयर प्रेजेंटेशन को अचीव करते हैं। IFRS हमेशा फेयर प्रेजेंटेशन को अचीव करते हैं। और जो लोकल लॉज एंड रेगुलेशन होते हैं वो क्या करते हैं? कंप्लायंस को इंश्योर करते हैं। देखें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या किसी मुल्क की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बने हैं? क्या किसी स्पेसिफिक एंटिटी के लिए बने हैं? दे आर फॉर द जनरल पीपल, जनरल पब्लिक के लिए बने हैं। ये ऑब्जेक्टिव किसी एक कंट्री का नहीं है, ऑब्जेक्टिव किसी एक स्पेसिफिक रीजन का नहीं है, ऑब्जेक्टिव किसी एक स्पेसिफिक शेयर होल्डर का नहीं है। ऑब्जेक्टिव है ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या अचीव करना? फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करना। तो जो आपके रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो कोई भी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हो, अगर उनको 100% उसी कंडीशन के अंदर, उसी फॉर्म के अंदर, उसी तरीके के साथ अप्लाई किया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क कहा जाता है। और अगर आप इन फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मॉडिफाई करके अप्लाई करें, मॉडिफाई करके अप्लाई करने से मुराद क्या है? कुछ रिक्वायरमेंट को फॉलो कर लें, कुछ रिक्वायरमेंट को फॉलो ना करें। अब ये जो रिक्वायरमेंट नहीं फॉलो करनी, ये कौन हमें गाइड करता है? लोकल लॉज एंड रेगुलेशन गाइड करते हैं। पाकिस्तान में कौन गाइड करेगा? कंपनीज एक्ट, जो आपका SCCP है, वो इस चीज को रेगुलेट करता है। अब फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में मैं एग्जांपल देता हूं आपको, IFRS 9 है, ये बैंक्स के लिए एप्लीकेबल नहीं था, बैंक्स के लिए अभी एप्लीकेबल नहीं था, शायद अभी हो गया, लेकिन IFRS 9 2014 में आया है, 2014 में, और 2022 2023 तक अप्लाई नहीं हो सका बैंक्स के लिए। तो बैंक्स को क्या मिल गई? एग्जम्पशन मिल गई। किसकी तरफ से? SCP की तरफ से या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। बैंकिंग है ना, तो बैंक के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान निकाल लें। अब क्या ये IFRS 9 इस फेयर प्रेजेंटेशन के अंदर इंक्लूडेड था? लेकिन क्या इसको अप्लाई किया गया? नहीं। जब अप्लाई नहीं किया गया तो क्या इस रिक्वायरमेंट को हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अचीविंग द फेयर प्रेजेंटेशन? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि भाई उसका एक मेन कंपोनेंट है जिसको आपने फॉलो ही नहीं किया। इसी तरह से अगर आप आगे चलें तो IFRS 17 है, इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब इंश्योरेंस के बारे में जो स्टैंडर्ड्स हैं वो पाकिस्तान में भी एप्लीकेबल ही नहीं हुए। इसी तरह से लीजेस की कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं IPPs के लिए, जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स होती हैं, इनके लिए जो पता नहीं आपने IFRS 16 पढ़ा या नहीं पढ़ा? पढ़ लिया। इसमें अरेंजमेंट जो लीज की तरह की होती है लेकिन होती लीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल IPPs का मॉडल नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, बहुत एडवांस हो रही है बात। चले नहीं हो जी। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स छोड़ दो, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम फॉलो नहीं करते, कीपिंग इन व्यू द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेट सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और अदर एनी रेगुलेटरी बॉडी इन द कंट्री। तो अगर जो अदारे हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दें या कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट को लेके आए, एग्जांपल दें, आपने 4th स्केड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट पढ़ा है? लिस्टेड कंपनी के लिए क्या है? वो क्या है? 4th स्केड्यूल में क्या है? एडिशनल डिस्क्लोजर्स हैं। एडिशनल क्या है? डिस्क्लोजर्स हैं। 5th स्केड्यूल क्या है? अनलिस्टेड कंपनी के लिए एडिशनल डिस्क्लोजर है। यार कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं ना, उसमें ना नोट्स बनते हैं, उसमें कुछ ऐसे नोट्स हैं
कुछ जो आपके IFRS में डिटेल्ड एक्सप्लेन नहीं है, लेकिन उसको लोकल रिक्वायरमेंट कहते हैं कि आपने इनको डिस्क्लोज करना है। फॉर एग्जांपल रिलेटेड पार्टी का बैलेंस सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड है या नहीं, ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो बिजनेस है कितने कितने किस किस जगह पे काम करता है, डिटेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, ये सारे क्या हैं, ये एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं किसकी, लोकल लॉज एंड रेगुलेशन की, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करना है आपने डिस्क्लोज करना है। तो आप देखें आप क्या कर रहे हैं, आप कंप्लायंस कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, कंप्लायंस कर रहे हैं। आप फेयर प्रेजेंटेशन अचीव है नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हैं, कंप्लायंस कर रहे हैं, आप एडिशनल कुछ डिस्क्लोजर दे रहे हैं, कुछ आप रिक्वायरमेंट को फॉलो नहीं कर रहे, तो आप किस में चले गए, कंप्लाइड में चले गए। और अगर आप सिर्फ IFRS इसको ही फॉलो करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क होगा, फिर क्या होगा, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क होगा। आई होप कि आपके एग्जांपल्स के थ्रू कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। यहां तक समझ आ गई जी बात की। अब जब फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो यहां पे फिर फर्दर कुछ टाइप्स बनती हैं, जर्नल में बातें करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा। अगर एग्जांपल के तौर पर एक IFRS होते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, फिर इसमें IPSAS होंगे, इंटरनेशनल पब्लिक स्टैंडर्ड्स, जो पब्लिक सेक्टर के होते हैं ना, पब्लिक सेक्टर की कंपनीज होती हैं, उनके ऊपर IPSAS लगते हैं। फिर एक गैप्स हैं, जनरल गैप्स होते हैं, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है जी। अब अगर IFRS में देखा जाए तो देयर आर 3 टाइप्स, फुल IFRS, IFRS फॉर SMEs और IFRS फॉर SSCs। फुल IFRS मतलब कंप्लीट IFRS को अप्लाई किया जाता है। दूसरी तरफ आते हैं IFRS फॉर SMEs, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और तीसरे नंबर पे आते हैं स्मॉल साइज कंपनीज। ये 3 तरह का IFRS, ये पढ़े आपने, बस इतनी पढ़ना है। अब इसमें क्या है कि किन सिचुएशंस के अंदर फुल IFRS लगने हैं, किन में IFRS फॉर SMEs लगने हैं, किस में IFRS फॉर SSCs लगने हैं, इसके ऊपर हर स्टैंडर्ड के अंदर इसकी इंफॉर्मेशन मौजूद है। लेकिन इसके ऊपर जो लीगल रिक्वायरमेंट है, पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में एक 5th स्केड्यूल है, एक 4th है और एक 3rd है। जो 3rd स्केड्यूल है, जो 3rd स्केड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट है, वो बताता है कि किन सिचुएशन में आपने फुल IFRS लगाने हैं, किस सिचुएशन में आपने IFRS फॉर SMEs लगाने हैं, किस सिचुएशन में आपने IFRS फॉर SSCs लगाने हैं। लेकिन अगर अब यहां पे दो बातें हैं, बड़ी गौर से सुनिए आपने। अब मैंने क्या बताया कि हर स्टैंडर्ड अपना क्राइटेरिया बताता है कि मेरी एप्लीकेशन कहां पे है, हर स्टैंडर्ड अपनी एप्लीकेशन खुद बताता है। फॉर एग्जांपल IFRS फॉर SMEs है तो IFRS SMEs का प्री फेस जो है वो बताता है कि ये किन कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है। IFRS फॉर SSCs है तो ये IFRS फॉर SSCs का प्री फेस बताता है कि किस कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है। अगर मैं इस IFRS की रिक्वायरमेंट को फॉलो करते हुए इसकी एप्लीकेशन करता हूं और 100% अप्लाई करता हूं IFRS को, और फॉर एग्जांपल मैंने IFRS फॉर SMEs अप्लाई किए हैं, तो बताएं ये कंप्लायंस फ्रेमवर्क है या फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है? फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है। और अगर मैंने इन तीनों को सिलेक्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट किसकी रखी है, 3rd स्केड्यूल की, तो फिर ये क्या बन जाएगा, फिर ये कंप्लायंस फ्रेमवर्क बन जाएगा। क्योंकि जब मैंने 3rd स्केड्यूल फॉलो किया है तो फिर मैंने 4th और 5th स्केड्यूल को भी क्या करना है, फॉलो करना है। तो जब मैं 4th और 5th स्केड्यूल को फॉलो करूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, फिर मेरा कोई बात नहीं, डिस्ट्रक्शन हो रही है इसमें, इधर से बंद कर दूं तो फिर चलाना पड़ेगा तो मसला बनेगा। मैं इसको फिर वो कर देता हूं उधर से, क्योंकि अगर मैं 3rd स्केड्यूल को फॉलो करता हूं तो फिर मैंने 4th स्केड्यूल को भी फॉलो करना है, फिर मैंने 5th स्केड्यूल को भी फॉलो करना है। तो फिर अल्टीमेटली मुझे अगर 3rd स्केड्यूल के मुताबिक इसको सिलेक्ट किया है तो फिर मुझे 4th और 5th की रिक्वायरमेंट फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये क्या बन जाएगा, मेरा कंप्लायंस फ्रेमवर्क बन जाएगा। और अगर अदरवाइज मैं इस स्टैंडर्ड को खोलता हूं और इस स्टैंडर्ड की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक इसकी एप्लीकेशन कर देता हूं और मैं लोकल रिक्वायरमेंट को फॉलो नहीं करता, तो फिर क्या बन जाएगा, आपका फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क बन जाएगा। पाकिस्तान में कंप्लायंस फ्रेमवर्क है, पाकिस्तान में फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क नहीं है। जो आईज है किस बेसिस पे बने हुए हैं, फेयर प्रेजेंटेशन की बेस पे। लेकिन जो कंप्लायंस है ये क्या है, लोकल रिक्वायरमेंट है। जाहिर बात है जब कंप्लायंस फ्रेमवर्क बनता है तो फिर ऑडिट की रिपोर्ट भी चेंज हो जाती है। फिर इस ऑडिटर की जो रिपोर्ट है ये भी आईज के मुताबिक नहीं जाती, बल्कि ऑडिटर रिपोर्टिंग रेगुलेशन के मुताबिक जाती है। बात समझ आ रही है बेटा? ये थोड़ी एडवांस लेवल की बातें हो रही हैं, थोड़ी टेक्निकल बातें हैं, लेकिन फिर कहूंगा कि ये जो बातें मैं कर रहा हूं इनको अच्छे तरीके से गौर के साथ आपने क्या करना है, सुनना है,
फिर समझना है, फिर अप्लाई करना है। अगर पेपर में सवाल आ जाए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एंड द कंप्लायंस फ्रेमवर्क, तो आप बता सकते हैं? उम्मीद आप बता सकते हैं। जी किसी का कोई सवाल समझ आया आपको? क्लियर है? मिस आपको समझ आ गया? भाई समझ आया? क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला? आपका हाँ, मुजम्मिल समझ आया? हमजा नाम है, समझ आया? आप देखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसने बनाई? किसकी बेसिस पे? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की बेसिस के ऊपर। अच्छा, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसने अप्रूव की? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड डायरेक्टर के बाद क्या हुआ? शेयर होल्डर को प्रेजेंट हुई। लेकिन जब शेयर होल्डर को प्रेजेंट करते हैं तो उसके ऊपर एक क्या आ जाता है? ऑडिटर। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कॉन्फिडेंस को एनहांस करना। कॉन्फिडेंस को एनहांस करने के लिए वो क्या करता है? ओपिनियन एक्सप्रेस करता है। क्या करता है? ओपिनियन एक्सप्रेस करता है। ओपिनियन कौन सी होती है? रीजनेबल एश्योरेंस होती है। अब रीजनेबल एश्योरेंस देने के लिए सबसे पहले उसको क्या करना पड़ता है? रिस्क आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। क्या आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं? रिस्क आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। उस रिस्क के ऊपर क्या करना पड़ता है? देखें रिस्क, अब याद करें सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई होते हैं? रिस्क। फिर क्या बनती है? अप्रोच। फिर अप्रोच की बेसिस पे क्या लगते हैं? प्रोसीजर्स। प्रोसीजर क्या ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना। किसके ऊपर? और रिस्क के ऊपर। भूल गए यार आप लोग तो। देखें रिस्क है, रिस्क के ऊपर क्या है आपकी? अप्रोच। अप्रोच की बेस पे क्या है? प्रोसीजर। प्रोसीजर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? और एविडेंस क्या होना चाहिए? सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट। तो ये सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है, SAAE, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन रिस्क। और जब हम उसके ऊपर एविडेंस ऑब्टेन कर लेंगे फिर हम क्या करेंगे? अपनी ओपिनियन फॉर्म करेंगे। ये बात समझ आई आपको? तो ये ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट ही चाह रहे हैं अभी। अब देखें ये जो अब हमने पूरा ऑडिट प्लान करते हैं इसमें दो तरह की चीजें होती हैं। एक होती है प्रोफेशनल जजमेंट, एक होती है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। वैसे मेरा ख्याल है इन दो डेफिनेशंस को कल की क्लास पे रखते हैं, क्योंकि नीचे मैं अभी और से पढ़ाता हूँ। ये दोनों के अंदर फिर मुझे ना आपको बड़ी थोड़ी फनी किस्म के एग्जांपल्स दे के समझाना पड़ेगा, तो समझ नहीं आएगी। चल मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या होता है? शक करना। चले मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। एक ऑडिटर को क्या होना चाहिए? शकी होना चाहिए। कौन सी डीलिंग में? प्रोफेशनल डीलिंग्स में। ऑडिटर को शकी किस में होना चाहिए? पर्सनल डीलिंग्स में नहीं। प्रॉब्लम क्या है? स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने क्या कहा था आपको कि मेरे पास कितने मार्कर थे उस वक्त? बुक्स में कितने रिकॉर्डेड थे? 10। एक्चुअली मेरे पास कितने थे? आपने शक किया मेरे ऊपर, शक किया ना, आपने कहा ये मुझे आप काउंट कराएं। जब आपने काउंट करने का कहा तो ये क्या था? स्केप्टिसिज्म थी। आपने मेरी बात को एज इट इज नहीं माना, आपने कहा नहीं इसको मुझे दिखाएं। ये किया ना आपने। तो आपने क्या किया? आपने स्केप्टिक माइंड के साथ बात की। आपने कहा हो सकता है ये 10 हो सकता है 10 ना हो। और जब इन्होंने अपने शक को अप्लाई किया तो 10 नहीं थे। कितने थे? NRV मैनेजमेंट कहती है हमारी जो इन्वेंट्री है वो 200 रुपए पे आ रही है, 200 कॉस्ट है। आपने शक किया, आपने कहा मुझे NRV की वर्किंग भी दें। अगर आप मैनेजमेंट की बात को वैसे ही मान लेते तो क्या आप ये शक करते? नहीं करते। तो इसका मतलब क्या है? ऑडिटर जो भी एविडेंस लेता है कोरबोरेट करने के लिए किसी भी चीज को, दिस इज कॉल्ड द स्केप्टिसिज्म। ये मैंने आपको एक आसान अल्फाज में बात समझाई है। आप इसके ऊपर ना डेफिनेशन पढ़ेंगे तो जनाब ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, वो चीज आपको समझ भी नहीं आएगी। स्केप्टिसिज्म होता है कि आप किसी बात को ब्लाइंडली एक्सेप्ट ना करें, बल्कि आप अपने डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए उसके ऊपर एविडेंस लें, और वो एविडेंस आपकी मैनेजमेंट की अजम्पशंस के साथ, मैनेजमेंट की असर्शंस के साथ क्या करता हो? कोऑपरेट करता हो। मैनेजमेंट कहती है मेरे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो है वो ठीक वैल्यू पे आ रहा है, आप उसके बावजूद क्या करते हैं? NRV की टेस्टिंग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आप मैनेजमेंट की बात को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं कर सकते।
अगर आपने मैनेजमेंट की बात को ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का रोल क्या कर दिया, जीरो। और अगर आपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का रोल जीरो कर दिया है तो फिर आप ऑडिट नहीं कर सकते, फिर आप ऑडिट नहीं कर सकते। फिर तो यही बात है ना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस कंडीशन में आएंगी उसी कंडीशन में आप कहेंगे ये ठीक है। तो जब आप सवालात करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका स्केप्टिसिज्म जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। ये एक सादे अल्फाज में मैंने आपको अभी बात की है, ठीक है जी, यहां तक बात समझ आ गई आपको। अच्छा, फिर उसके बाद है दूसरे नंबर पे प्रोफेशनल जजमेंट। अब यहां पे हम बैठे हुए, मैंने उस दिन आपसे बात की थी कि एक कंपनी का पीएन है, वो सरसों का साग लेके आया है। तो अब यहां पे मैंने डिसीजन करना है कि उस सरसों का साग मेरे डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को चेंज करता है या नहीं करता। तो ऑब्वियसली नहीं करता। तो यहां पे मुझे क्या लगानी पड़ी है, एक जजमेंट का रोल लगाना पड़ा है। किस बेसिस के ऊपर? मैंने सोचा कि भाई ये जो रोल ऑफ पर्सन है ये क्या है, पीएन, ठीक है जी, और वो कर क्या रहा है, सरसों का साग लेके आ रहा है। क्या मेरे लिए मटेरियल है? नहीं है। तो मैंने यहां पे क्या किया, जजमेंट एक अप्लाई की और उसकी बेस पर डिसीजन किया कि भाई इसका जो सरसों का साग है ये मेरी जजमेंट को इफेक्ट नहीं करता। ऑन द अदर हैंड, अगर उसी दूसरी तरफ सीएफओ मुझे टर्की का विजिट ऑफर कर रहा है तो पोजीशन ऑफ द पर्सन क्या है, हाई लेवल। ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को थ्रू कराना। टाइमिंग ऑफ द इवेंट क्या है, सून आफ्टर द इश्यूज ऑफ द अकाउंटिंग इश्यूज। तो अब यहां पे ऑब्जेक्टिव क्या है, जहां मैं जजमेंट अप्लाई करनी है कि भाई क्या मुझे ये काम करना है या नहीं करना, मैंने मैनेजमेंट की बात को मानना है या नहीं मानना। दिस इज कॉल्ड द प्रोफेशनल जजमेंट। यहां पे जजमेट की एलिमेंट अप्लाई करनी पड़ती है। इस तरह से पूरे ऑडिट के अंदर पूरा ऑडिट ही जजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। आप कोई काम कर रहे हैं, हम फॉर एग्जांपल एनआरवी की टेस्टिंग कर रहे हैं, तो एनआरवी की टेस्टिंग में आपको इवेंट्स पता चले तो उसकी बेस पे जजमेंट अप्लाई किया आपने और उसकी बेस पे आपने डिसीजन किया कि आपने काम करना है या नहीं करना। ये बात समझ आई आपको या नहीं आई? तो इसको फर्दर डिटेल में डिस्कस हम एग्जांपल के साथ कल कर लेंगे, ठीक है जी। जी यार, वैसे जजमेंट है किसी चीज के बारे में भी, प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का। तो जजमेंट किसी जगह भी आ सकती है। फॉर एग्जांपल क्लास में आपने आना है या नहीं आना, तो आप जो वैल्यूएशन कर रहे हैं, टीचर असेसमेंट कर रहे हैं, बैठना या नहीं बैठना, वो क्या है, जजमेंट है आपकी। हर बंदे की जजमेंट डिफरेंट हो सकती है। इनके लिए पैरामीटर डिफरेंट होंगे, इनके लिए डिफरेंट होंगे, इसके लिए डिफरेंट होंगे। हर चीज के प्रॉन्स एंड कॉन्स को सामने रखते हुए उसकी बेस के ऊपर आप जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, कीपिंग इन व्यू द डिफरेंट फैक्टर्स, इज कॉल्ड द प्रोफेशनल जजमेंट। हर बंदे की जजमेंट क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब इनसे पूछूंगा मेरे पढ़ाने का तरीका ये और तरीके से इवैल्यूएट करेंगे, इनसे पूछूंगा ये और तरीके से इवैल्यूएट करेंगे। आज फर्स्ट क्लास है, इन दोनों से पूछेंगे तो इनकी इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया क्या है, टोटली डिफरेंट। लेकिन हर बंदा अपनी जगह पे क्या है, ठीक। हर बंदा अपनी जगह पे क्या है, ठीक। हर बंदे की अपनी प्रोफेशनल जजमेंट है। तो अपनी प्रोफेशनल जजमेंट के मुताबिक काम क्या होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। तो ऑडिटर के लिए भी यही होता है कि बहुत से अकाउंटिंग इश्यूज आते हैं, बहुत सी अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत से ऑडिटिंग इश्यूज आते हैं जहां पे उसको जजमेंट का एलिमेंट अप्लाई करना पड़ता है। ये आगे जैसे चलेंगे वैसे वैसे इसके एग्जांपल भी साथ साथ मैं आपको एलैबोरेट करते चला जाऊंगा। फिर आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट है जी, ये ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना, इंटरनल कंट्रोल को डिजाइन करना, ऑडिटर को इंफॉर्मेशन देना, फर्दर इंफॉर्मेशन देना, या जो अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस लोगों की जिसकी वो कहे उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। फ्रॉड डिटेक्ट करना भी मैनेजमेंट की ही जिम्मेदारी में आता है। अच्छा, फिर आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वही जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस होती हैं। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो होती हैं जो वाइड रेंज ऑफ यूजर के लिए हो, कोई भी उसको यूज कर सकता है। स्पेशल पर्पस वो होती हैं जो नीड फॉर स्पेसिफिक यूजर की बेसिस पे बनती हैं। अब ये बेसिकली दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की टाइप हैं, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको आपने कंप्लायंस फ्रेमवर्क और जनरल फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के साथ कंफ्यूज नहीं करना। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो क्या था, फ्रेमवर्क। वो क्या था, ये क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट या जनरल पर्पस होंगी या स्पेशल पर्पस होंगी। ये मैंने जब आपको ऑडिट का सिलेबस वो ट्री डायग्राम बना रहा था तो वहां दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिवाइड किया था। एक हमने जनरल पर्पस को डिवाइड किया था, दूसरा हमने स्पेशल पर्पस को किया था। फिर ये जो दोनों आपके होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, चाहे जनरल पर्पस हैं चाहे स्पेशल पर्पस हैं, ये अंडर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनते हैं। किसके अंडर बनते हैं, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक बनते हैं, जिसकी मैंने वहां पे एग्जांपल भी आपको दी है। उसमें फिर आपके फर्दर फेयर प्रेजेंटेशन होता है या कंप्लायंस फ्रेमवर्क होता है। फेयर प्रेजेंटेशन कौन से होते हैं, कॉन्सेप्चुअल होते हैं। एनी फ्रेमवर्क इशूड बाय द स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, यानी IFRS हो सकते हैं, US गैप्स हो सकते हैं, ये कुछ भी होंगे जो स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज जो इशू करती हैं वो आपका फेयर प्रेजेंटेशन में आते हैं। कंप्लायंस फ्रेमवर्क में क्या होता है, रूल बेस्ड। रूल बेस्ड क्या होते हैं, फुलफिलिंग रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। जिसमें मैंने आपको पाकिस्तान में बात की कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट। पाकिस्तान में बताएं कंप्लायंस फ्रेमवर्क होता है या फिर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क होता है,
ये कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्यों होता है? IFRS एज इट इज अप्लाई नहीं होते बल्कि उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है। मॉडिफिकेशन की जाती है तो क्या एडिशनल फैक्टर कंसीडर किए जाते हैं? फोर्थ स्केड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट को फॉलो किया जाता है, फिफ्थ स्केड्यूल को फॉलो किया जाता है और थर्ड स्केड्यूल के मुताबिक उसकी एप्लीकेशन की जाती है। तो इसलिए क्या हो जाते हैं आपके कुछ डिस्क्लोजर एडिशनल आ जाते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन एडिशनल आ जाती है जो नॉर्मल के अंदर नहीं होती, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कंप्लायंस फ्रेमवर्क कहा जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की टाइप कितनी होती है? जल्दी बताएं जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की नहीं, वो यार वो तो कंपोनेंट्स है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की टाइप कितनी होती हैं? कौन कौन सी? जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। जी आप बताएं जी, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं? जो एनीवन यूज कर सकता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं होते। स्पेशल पर्पस क्या होते हैं? कुछ लोगों के लिए बनी होती है, स्पेसिफिक लोगों के लिए बनी होती हैं। अच्छा, ये जो दोनों तरह के फ्रेमवर्क, दोनों तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, इनको बनाने के लिए कौन से रूल्स को यूज किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? आपसे पूछो। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की टाइप्स कितनी होती हैं? दो। कौन कौन सी? फिर ऊपर कंपोनेंट पे हो ना, फुल कंपोनेंट पे। फ्रेमवर्क्स कितने तरह के होते हैं यार? फ्रेमवर्क्स कितनी तरह के होते हैं? कंप्लायंस फ्रेमवर्क और फिर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। कंप्लायंस फ्रेमवर्क की कोई एग्जांपल दें। ये एडिशनल रिक्वायरमेंट देते हैं। अच्छा, अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क की बात करनी हो तो उसके अंदर आप एग्जांपल कोई दें। फेयर प्रेजेंटेशन है। फेयर प्रेजेंटेशन के अंदर कोई स्पेसिफिक क्या रूल होता है? सिलेक्ट कोई किसी चीज को डिसाइड करना हो कि ये फेयर प्रेजेंटेशन में आएगा या कंप्लायंस में आएगा, तो उसके लिए बेसिक रूल क्या होगा? लाजमी तो नहीं IFRS में, यूएस गैप भी हो सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी, पूरी दुनिया में जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडीज हैं, पूरी दुनिया में जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडीज हैं, वो जो स्टैंडर्ड इशू किए करती हैं और उन स्टैंडर्ड्स को अगर अप्लाई किया जाए तो क्या बन जाता है आपका? फेयर प्रेजेंटेशन बन जाता है। वो क्या बन जाता है आपका? फेयर प्रेजेंटेशन बन जाता है। वो क्या बन जाता है आपका? फेयर प्रेजेंटेशन बन जाता है। दोनों फॉलो करती हैं वो। फिर वहां पे दो रिपोर्टें बनती हैं, दो अकाउंट्स बनते हैं, दो ऑडिट होते हैं। एक लोकल रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है और एक इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है। इसलिए उसकी रिपोर्ट में एडिशनल फैक्टर कंसीडर होते हैं, हम आगे जाकर डिस्कस भी करेंगे। यहां तक बात समझ आ गई जी आपको? टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी? जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं उनको, उनके लिए क्या यूज होते हैं? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। वो फ्रेमवर्क कितनी तरह के होते हैं? कौन कौन से भाई आप बताओ? कंप्लायंस फ्रेमवर्क और फिर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। समझ आ गई जी बात? ये जनाब भाई 200 का ऑब्जेक्टिव था जो हम डिस्कस किया है। अब जरा इसकी जरा एक दफा हम रीडिंग देख लेते हैं जो हमारे पास मैं कर लूंगा। ये देखें जी, अब ऑडिट या 200 का ऑब्जेक्टिव है जी। टू obtain reasonable assurance about whether the financial statement as a whole are free from material misstatement whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express an opinion। यहाँ पे क्या है? नरेटिव फॉर्म में लिखा हुआ है। मैंने उसको क्या किया? एक फ्लो चार्ट में आपको बता दिया। आप फ्लो चार्ट पढ़ के ये पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। आगे, द रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय द आईजाज इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटर फाइंडिंग। तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं? ओपिनियन देते हैं। ओपिनियन की तीसरी लाइन मैंने ऐड की थी। ISA 200 require the auditor to comply with the all ISA relevant to the audit। ISA के मुताबिक ऑडिट करना है। comply with relevant ethical requirement code of ethics की रिक्वायरमेंट होती है, उसके साथ फॉलो करना है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के साथ काम करना है, प्रोफेशनल जजमेंट को अप्लाई करना है और सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने हैं। तो ये बातें वहां पे लिखी हुई हैं जो मैंने ट्री डायग्राम दिया है। ये दो बातें इसको आप देखना, ये तो कॉमन है ना, ये तो जरूरी है। बाकी सारी बातें इसमें लिखी हैं। अच्छा, फिर नीचे आ जाएंगे। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होता है? एन एटीट्यूड दैट इंक्लूड अ क्वेश्चनिंग माइंड, being alert to the conditions which may indicate possible misstatement due to error or fraud and critical assessment of audit evidences। तो शक्की मिजाज होना, सवालों के साथ बैठना,
कोई चीज़ आपके सामने आए तो उसको फौरी तौर पे एक्सेप्ट ना करना इज कॉल्ड द प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। मैंने इसको प्रैक्टिकली आपको एग्जांपल्स के थ्रू अप्लाई करा के बता दिया। आगे चलें जी। एग्जांपल ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है? ऑडिट एविडेंस दैट कॉन्ट्राडिक्ट अदर ऑडिट एविडेंस। आप जारी बात है 10 मार्कर मेरे पास हैं, मैंने बुक्स में 10 मार्कर रिकॉर्ड किए हुए हैं, आपने आके फिजिकल इंस्पेक्शन की, पता चला 5 है, फिजिकली 5 है, तो दिस इज अ कंट्राडिक्शन इन द ऑडिट एविडेंस। आइडेंटिफाई कैसे हुई? आइडेंटिफाई कैसे हुई? स्केप्टिसिज्म अप्लाई किया तो फिर आइडेंटिफाई हुई। अगर मैं 10 की बात को 10 मान लेता तो शायद ये बात आइडेंटिफाई ना होती। इंफॉर्मेशन दैट बीइंग इनटू क्वेश्चन दैट रिलायबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट। मैंने आपसे बात की थी कि आप सारे स्टूडेंट्स हैं, एक आपकी फीडबैक है और एक जमील साहब की फीडबैक है, ज़्यादा रिलायबल कौन सी होगी? आप लोगों की जो फीडबैक वो ज़्यादा रिलायबल होगी। तो इसलिए जो इन्फॉर्मेशन होती है इसकी रिलायबिलिटी भी अब रिलायबिलिटी को टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? थर्ड पार्टी से पूछना पड़ता है। बीइंग ऑडिटर हम क्या करते हैं? थर्ड पार्टी से पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेटर का बैलेंस, अब हो सकता है मैं मैनेजमेंट के रिकॉर्ड पे ही रिलाई कर लेता, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने कहा मैनेजमेंट के रिकॉर्ड में प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे क्या करना चाहिए? मार्केट से असेसमेंट करानी चाहिए, मुझे उस बंदे से पूछना चाहिए कि क्या वाकई उसने इस कंपनी को पैसे देने हैं या नहीं देने। बात समझ आई आपको? ऊपर से तो नहीं गुजरी? कंडीशन दैट में इंडिकेट पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे याद होकर डिस्कस किया था कि कंपनी के सीएफओ को टारगेट मिला हुआ था कि आपने कंपनी की ईपीएस अचीव करनी है तो फिर आपको क्या मिलेगी? होंडा सिविक मिलेगी। अब आपके ज़हन में क्या है? होंडा सिविक उसके मिलनी है, उसलिए वो सीएफओ क्या करेगा? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेगा। क्या करेगा? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेगा। तो आपने अपने आप को अलर्ट कर लिया और आपने प्रोसीजर को अकॉर्डिंगली डिजाइन करना शुरू कर दिया। दिस वाज ड्यू टू द प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। बात समझाइए आपको? अब आपको बेसिकली ये देखें मैंने एग्जांपल्स के साथ समझा दिया है इसकी। फिर अब वैसे पढ़ेंगे ना तो आपको ये चीज समझ नहीं आएगी, वरना रट्टा लगाना पड़ेगा। और अगर एग्जांपल्स को ज़हन में रखेंगे तो 3 एग्जांपल हैं, तीनों को मैंने सामने रख दिए और बड़ी कॉमन यूज की एग्जांपल्स रखी हैं, कोई मैंने ज्यादा मुश्किल एग्जांपल्स नहीं रखी जो आपके लेवल की ना हो। आगे जी, मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट इज नेसेसरी टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ओवरलुकिंग अनयूजुअल ट्रांजैक्शन। जारी बात है, अगर मैं अब ये क्या है? ये बेनिफिट्स हैं किस चीज के? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के। अगर मैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ना रखता तो मुझे फ्रॉड रिस्क फैक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलनी थी, मुझे मार्कर पूरे हैं या नहीं पूरे इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलनी थी, मुझे किसी डेटर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलनी थी। ओवर जनरलाइजिंग व्हेन ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम द ऑडिट ऑब्जर्वेशन। आपने बेसिकली जब कोई काम कर रहे होते हैं तो जर्नल नहीं होता, स्पेसिफिक हो जाता है। तो जनरलाइज से मुराद क्या है? कि किसी कॉमन यूज में नॉर्मल रूटीन की बात है ना, नॉर्मल रूटीन की बात तो नहीं रहेगी। जब आप सवाल कर लेंगे वो नॉर्मल रूटीन तो नहीं रहेगी। आपने इग्नोर कर दिया किसी चीज को तो क्या है? नॉर्मल रूटीन है। अगर आपने किसी चीज को इग्नोर नहीं किया बल्कि आपने उस पर अपने आप को अलर्ट कर लिया तो आपने उसको अपने आप के जो स्पेसिफिक पैरामीटर्स है उसके ऊपर अपने आप को एक्टिवेट कर लिया। तो जब आपने एक्टिवेट किया तो आपका जो रिस्क है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यूजिंग इनअप्रोप्रिएट assumption in determining the nature, timing and extent of the audit procedure and evaluating the result thereof। तो ये जो रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस की बात करते हैं तो उसके अंदर मैंने कहा था रेलिवेंट होता है और रिलायबल होता है एप्रोप्रिएट के अंदर। तो जो रेलिवेंट है वो क्या है? कि जिस असर्शन को टेस्ट करना है, जिस प्रॉब्लम को असेस करना है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड ही प्रोसीजर होना चाहिए। जाहिर बात है, वरना तो जनरल प्रोसीजर हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने मार्कर 10 हैं या 5, इसके लिए रेलिवेंट प्रोसीजर क्या है? फिजिकल काउंट करना। अब अगर फिजिकल काउंट नहीं करता बल्कि बुक्स की रिकॉर्ड पे जाता हूं तो फिर मेरा काम क्या हो जाएगा? जनरल हो जाएगा। तो कहता है कि आप अपने जो इनअप्रोप्रिएट assumption ना यूज कर लें किसमें? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर के अंदर, उसके अंदर आपको इसकी हेल्प आउट होती है। फिर आज प्रोफेशनल जजमेंट होती है, द एप्लीकेशन ऑफ द रेलिवेंट ट्रेनिंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस within the context provided by auditing, accounting and ethical standards in making the information decision about the course of action that are appropriate in the circumstances of the audit engagement। तो जजमेंट मैंने आपसे बात की, जो एथिक्स के ऊपर बात की थी, कोड ऑफ एथिक्स की बात थी, वो जो सस्तों को साग लेके आया था। फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने मटेरियलिटी सेट करनी है। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आप सबकी पॉकेट में कितने हैं? 1000 रुपये हैं। आपकी पॉकेट में कितने हैं? 1000 रुपये सबके पास हैं। आपका कोई बहन या भाई आपसे 900 मांग लेता है, क्या करेंगे? भाई मेरे पास है ही 1000 है, मैं 900 तुम्हें दे दूंगा तो मैं अपना गुजारा किस तरह से करूंगा? तो ये 900 क्या आपके लिए? मटीरियल है। अब फॉर एग्जाम्पल हमजा के पास 10,000 है, बाकी सारी क्लास के पास कितने हैं? 1000। हमजा के पास कितने हैं?
हमजा से हमजा का भाई जो है वो 900 मांग लेता है, हमजा के लिए क्या मटेरियल है? अब ये क्या है? जजमेंट है ना। एक वही चीज हमजा के लिए क्या मटेरियल नहीं है, लेकिन बाकी सब के लिए क्या है? मटेरियल है। तो ये क्या है? जजमेंट। जजमेंट है ना, और क्या है? तो इस तरह से बेटा ये आपकी जो मटेरियलिटी की सेटिंग होती है वहां पे क्या होती है? प्रोफेशनल जजमेंट की एप्लीकेशन होती है। अब देख, याद रहेगा, भूलेगा नहीं इंशाल्लाह। फिर है जी रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए, फिर वही बात। अब फॉर एग्जाम्पल के जो, क्या नाम है भाई तुम्हारा? फरासत, फैसल। फैसल जो है ये बेसिकली कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंपनीज में इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टर हैं। अब फैसल के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, तो छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट के लिए क्या इनका कोई रिस्क होगा? ठीक है यार कर दो, क्या वैल्यूएशन करेंगे? नहीं करेंगे, वैसे ही कर देंगे। लेकिन अगर मेरे पास हैं लिमिटेड रिसोर्सेज और मुझे फिर उसकी बेसिस पर डिसीजन करना है, तो फिर मैं क्या करूंगा? 100 दफा सोचूंगा काम करना है या नहीं करना। क्लास लेने से पहले 1000 दफा सोचा होगा, सर विश्वान फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे हैं इधर, तो क्या क्लास लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? रिस्क है ना, गलत डिसीजन होगा तो फिर पेपर फेल हो जाएगा। तो ये बेटा ये रिस्क भी आपके जो होते हैं ना, ये डिपेंडेंट होते हैं जजमेंट की बेस के ऊपर। अगर आप ऑलरेडी आप लोग मुझे जानते हो, आप लोगों ने मेरे से कहीं पढ़ा हो या मेरे डेमो लेक्चर देखा हो, तो आपके लिए डिसीजन करना मुश्किल नहीं होगा। क्यों मुश्किल नहीं होगा? क्योंकि आपको एक आइडिया होगा कि क्लास लेनी है या नहीं लेनी। फिर से कहते हैं जी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर यूज्ड टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस। अगेन यहाँ पे भी जजमेंट इन्वॉल्व होती है। मैंने कहाँ पे कौन सा प्रोसीजर लगाना है, किस तरीके से लगाना है, किस तरीके से लगाना है, वहाँ पे भी जजमेंट का एलिमेंट आता है। evaluate whether sufficient audit evidence has been obtained। जारी बात है, सफिशिएंसी की डेफिनेशन कहीं एक्सप्लेन तो नहीं है कि सफिशिएंट क्या होता है। उसके कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि भाई कितना एविडेंस आ जाए तो वो आपके लिए सफिशिएंट होता है। दिस इज कॉल्ड द एवेल्यूशन ऑफ द। ये आगे जाकर पढ़ेंगे हम, जब मैं इसलिए ज़्यादा डिटेल में एग्जांपल्स यहाँ पे नहीं दे रहा क्योंकि पूरा नया टॉपिक खुल जाता है। तो जब टॉपिक खुल जाता है तो फिर हम मेन टॉपिक से क्या कर जाते हैं? डिस्ट्रैक्ट कर जाते हैं। फिर ऐसे कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए मैंने उस दिन बात की थी कि आपने रिस्क आइडेंटिफाई किया, रिस्क के ऊपर आपने क्या किया? अप्रोच बनाई, अप्रोच के ऊपर आपने क्या किया? एविडेंस। एविडेंस या ऑब्टेन हो जाएगा या एविडेंस ऑब्टेन नहीं होगा। अगर एविडेंस ऑब्टेन हो जाए तो फिर उसमें फर्दर क्या देखते हैं? कोई मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। अगर मिसस्टेटमेंट हो तो फिर क्या करते हैं? इंपैक्ट उसका मटेरियल है या नहीं। अब फिर अगेन जब इंपैक्ट की बात आती है मटेरियल है या नहीं, तो वहां पे भी क्या यूज करनी पड़ेगी? जजमेंट यूज करनी पड़ेगी। एविडेंस किसी चीज के बारे में नहीं मिला तो उसके रिपोर्ट पे क्या इंपैक्ट लेना है, उसके लिए क्या यूज करनी पड़ेगी? जजमेंट यूज करनी पड़ेगी। ये बात समझ आ गई आपको? तो बेटा ये आपने अगर इफेक्टिवली देखा जाए तो आज हमने एलिमेंट ऑफ द एश्योरेंस एंगेजमेंट देखे हैं और आपका 4.6 जो है ISA 200 के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को हमने देखा है। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। कल इंशाल्लाह हम कंपनीज एक्ट वाला एरिया चैप्टर 1 के अंदर स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज सीक्वेंस में चलना है तो पहले EL पढ़ लें, लेकिन 1-2 चैप्टर ठीक है वैसे चल सकते हैं। कल हम इंशाल्लाह कंपनीज एक्ट के एरिया को पढ़ेंगे जी। ठीक है जी, किसी का कोई सवाल? नो सवाल जी। ले जी, आज की डिस्कशन को यहीं पे करते हैं कंक्लूड। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।